फिर जितने भी हमने पढ़े उससे रिलेटेड कुछ क्या है क्वेश्चन है जिसके हमको आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल से घुलने में बने विलयन की प्रकृति कैसी होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम क्या है आपका धातु है। धातु जब पानी में घुलता है तो कैसा करता है आपका क्षार, है ना। तो इसका क्या रहेगा क्षार्य रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा जब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जल में घुलेगा, है ना। आपका क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या रहेगा जल में घुलेगा तो क्या बनाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये कैसा रहता है आपका क्षारीय रहता है। ठीक है, क्षार रहेगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं कॉपर सल्फेट है उसमें हम क्या कर रहे हैं जिंक का टुकड़ा डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा जिंक इसको हटा देगा और अपना जगह ले लेगा। तो क्या हो जाएगा आपका बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा जिंक के ऊपर परत बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इस प्रकार से विस्थापन कर रहा है। क्या तांबा फेरस सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित करता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं तांबा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका आयरन सल्फेट है और यहाँ पर तांबा है। क्या इसको ये हटा पाता है, नहीं हटा पाता। क्यों, क्योंकि जो ये है आयरन है आपका वो ज़्यादा सक्रिय है किससे कॉपर से। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या है आयरन पहले आ रहा है तो आयरन ज़्यादा सक्रिय है किससे कॉपर से, इसलिए वो उसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर है। अब बोला है लोहे एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखा जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि लोहा और एल्यूमिनियम क्या है आपका धातु है। धातु में अगर आप क्या कर रहे हैं अचार रख रहे हैं जिसमें अम्ल रहता है तो वो क्या करेगा धातु से क्रिया करेगा और विषैली चीज पदार्थ बनाएगा जो हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए हम उसको नहीं रखते हैं। प्रायः धातुएं अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करती है। तो हमने देखा था कि वो अम्ल से क्या करते हैं क्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करवाती हैं H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को क्या करवाती हैं उत्पन्न करवाती हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बोला गया है उत्कृष्ट धातुएं, है ना, नोबल मेटल्स किसको बोलते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जो ज्वेलरीज होती हैं, है ना, जो आभूषण होते हैं वो किसके बने होते हैं। आप मोस्टली देखेंगे कि सोने के बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं। और हमने देखा था अभी, है ना, एक सीरीज़ में कि चांदी है फिर आपका लोहा है गोल्ड है। तो इसके ज़्यादा आपको क्या करने मिलते हैं आपको आभूषण मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वो ना जल्दी वायु से क्रिया करता है ना ही वो पानी से क्रिया करता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है अब सक्रिय नहीं रहता है, निष्क्रिय रहता है। ना वो वायु से करता है ना पानी से, जिसकी वजह से जो उसकी चमक है वो हमेशा बनी रहती है। इसलिए आभूषण के लिए हम मोस्टली क्या रहते हैं चांदी और सोने का तत्व का यूज़ करते हैं, धातु का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर चांदी सोना और प्लेटिनियम धातु सबसे कम क्रियाशील होती हैं। अगर हम देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं आपका कौन कौन सा सोना चांदी और प्लेटिनियम, ये ऐसे धातुएं हैं जो क्या करती है सबसे कम क्रिया करती किससे वायु और पानी से, जिससे उसका चमक क्या रहता है हमेशा बना रहता है। ये वायु जल तथा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती, ना वायु से कर रही है और ना पानी से, साथ ही साथ ना आपका अम्ल से करती है ना क्षार से। तो आप उसको आराम से पहन सकते हैं, उसका चमक बरकरार रहता है। इस प्रकार की धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं और इसी प्रकार की धातुओं को क्या कहते हैं उत्कृष्ट। क्यों, क्योंकि ना वो क्षार से रिएक्शन कर रहा है, ना आपका अम्ल से रिएक्शन कर रहा है, ना आपका पानी से और ना ही वायु से। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है उत्कृष्ट धातुएं, जो किसी से भी जल्दी क्रिया नहीं करती, उसको हम क्या बोलते हैं उत्कृष्ट धातुएं बोलती हैं। ठीक है, सोने में थोड़ी मात्रा में चांदी और तांबा मिलाने से यह कठोर हो जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं कि सोने में अगर हम थोड़ी मात्रा में भी क्या कर देंगे चांदी और तांबा मिलाते तो ये कठोर हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जो सोना रहता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है नर्म रहता है, तो उसको थोड़ा कठोर करने के लिए क्या करते हैं हम चांदी और तांबा को मिला देते हैं, जिससे उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, क्यों मिलाया जाता है, ताकि उसके आभूषण बना सके। सोने की मात्रा कैरेट के रूप में व्यक्त की जाती है और सोने को हम जैसे कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे क्या बोलते हैं यूज़ करते हैं। वैसे ही मात्रक क्या है
सोने का कैरेट, है ना। शुद्ध सोना अगर हम बात करें जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हो 100%, वो 24 कैरेट का होता है। तो अगर सोना जो दम शुद्ध है वो कितना है, 24 कैरेट का है। जैसे जैसे सोने में मिलाई गई धातु की मात्रा बढ़ती है, सोने का कैरेट मान वैसे वैसे घटता जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे इसमें धातु चाहे वो चांदी हो या तांबा हो, उसको मिलाते जाएंगे तो जो प्योरिटी है ना, जो सोना जो शुद्ध है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे 22 कैरेट सोने का अर्थ है कि 22 भाग सोना और 2 भाग चांदी या फिर तांबे का। अगर आप 21 कर रहे हैं तो 3 भाग किसका हो जाएगा, आपका तांबा या फिर चांदी का। 20 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है आपका, ये घटते जा रहा है उसका प्योरिटी, वैसे वैसे चांदी और तांबे का वो मिलावटी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, संक्षारण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपका लोहे का कुछ सामान है ना, उसमें क्या हो जाता है, एक परत बन जाती है, ठीक है। वही परत को हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, हम जंग बोलते हैं। तो ये जो जंग लगता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपका वो वायु से और आपका क्या करते हैं, अभिक्रिया करता है और क्या बोलते हैं, जंग बना देता है। तो उसको और समझने के लिए हम क्या करेंगे, आपका एक क्रियाकलाप करेंगे। उसके लिए हमको क्या आवश्यक सामग्री है, 3 परख नलियाँ चाहे लोहे की किली या छीलन चाहिए, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड या फिर और पानी। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मतलब होता है कि आपका क्या रहेगा, उसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, 3 परख नली ले ली है, A, B, C, और उसमें एक में डाल दिया है पानी, है ना। फिर एक में उबला पानी है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब कैल्शियम क्लोराइड है और वो भी कैसा है, आपका निर्जल है। तो इसमें भी जो कैल्शियम क्लोराइड है उसमें भी क्या है, आपका पानी नहीं है, ठीक है। एक में हवा नहीं है, दूसरे में पानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉर्क लगा देंगे और फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। फिर आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, पानी में जंग लगना, ये वाले लोहे में, ये वाले किल में क्या है, आपका जंग लगना स्टार्ट हो गया है। उबला पानी में कुछ नहीं हुआ है, ना ही कैल्शियम क्लोराइड के जो हमने कील डाली थी, है ना, कील क्या होना चाहिए, जंग रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी जंग ना हो, उसको हमको डालना है और फिर उसको बंद करके कुछ समय के लिए छोड़ देना है, मतलब 1 to 3 डेज। फिर हम देखेंगे कि पानी वाले में क्या हो रहा है, आपका जंग लग रहा है, बी वाले में नहीं लग रहा है ना, सी वाले में नहीं लग रहा है, जिससे हमको पता चलता है कि आपको जंग लगने के लिए क्या चाहिए, पानी और हवा दोनों की ज़रूरत होती है ना। नमी की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, आपका जंग बनाते हैं, ठीक है। तो जंग क्या है, धातु के उसके यौगिक परत जब बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका संचारण बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए हमको क्या क्या की ज़रूरत रहती है, ऑक्सीजन की भी और जल की भी। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए इससे नमी वायु से दूर रखना चाहिए, है ना। इसको क्या करना चाहिए, नमी से दूर रखना चाहिए आपका, और पानी से। तो इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, मतलब कि अगर हमको कोरोजन से बचाना है तो हम क्या क्या उपाय यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेंट लगा सकते हैं ना। जितने भी आपने देखे होंगे कि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जितने भी लोहे के सामान हैं उसमें आप पेंट लगा दीजिए। पेंट लगाने से वो क्या हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। अब ग्रीस लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ग्रीस। आपने देखा होगा साइकिल का जो पहिया होता है, चैन होता है, उसमें ग्रीस लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि आप ग्रीस लगाओगे तो जो क्या रहेगा, जो हवा है और जो पानी का क्या होता है, जो कांटेक्ट है ना चैन से, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने की वजह से क्या हो जाएगा, वो अभिक्रिया नहीं होगी, तो वो बहुत टाइम तक के बचा रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि आप पेंट लगा के भी सुरक्षित रख सकते हैं, ग्रीस लगा के भी सुरक्षित रख सकते हैं। धातु की परत चढ़ाना, ठीक है। जैसे कि आपका जो भी है लोहे का सामान है उसमें क्या किया जाता है, जिंक को पिघलाया जाता है और जिंक को पिघला के किया जाता है लोहे में डुबा दिया जाता
जाता है तो वो क्या हो जाता है, जिंक क्या है आपका लोहे से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। हम देखेंगे कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है लोहे से, तो वो जो अभिक्रिया है वो किससे करेगा, आपका जिंक से करेगा, और जो आपका लोहा है वो बचा का बचा रहेगा। ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, विद्युत लेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, परत चढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, विद्युत लेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम टिन और क्रोमियम को क्या करते हैं, उसको चढ़ाते हैं। ठीक है, वो दोनों क्रिया करेंगे और आपका लोहा बचा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप उसको सुरक्षित रख सकते हैं। मिश्र धातुओं का निर्माण, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक धातु के साथ साथ दूसरा धातु को मिक्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका बचा रहेगा। जैसे कि जो ऑपरेशन करने में जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके यूज़ होते हैं, जैसे आभूषण है आपके, है ना, वो सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, थोड़ा मात्रा में अगर दूसरा धातु मिला देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय होने की वजह से वो वायु और क्या बोलते हैं पानी से क्रिया नहीं करते हैं, ताकि वो बहुत टाइम तक के बचे रह सकते हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं अधिक कठोर तथा जंग प्रतिरोधी होते हैं। अगर हम एक मिश्र मतलब है कि मिक्स करना है ना, एक और दूसरे धातु को मिक्स कर देना, और वो क्या रहते हैं, ज़्यादा कठोर रहते हैं और जंग प्रतिरोधी होते हैं। हम आवश्यकता अनुसार धातुओं के अनुपात में परिवर्तन कर वांछित गुणों वाली मिश्र धातु का निर्माण कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार हमको कौन से धातु को बचाना है, उसको बचाने के लिए हम अपने आवश्यकता अनुसार अनुपात कोई से भी रेशियो में क्या कर सकते हैं, दूसरे धातुओं को मिक्स करके निर्माण करके उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सारणी देखते हैं। ये मिश्र धातु है और वो क्या क्या चीज़ों से बना हुआ है और उसके उपयोग क्या क्या हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है इस्पात, स्टील। वो किससे बना हुआ है, आपका लोहा और कार्बन से बना हुआ है। लोहा और कार्बन को मिला दिया गया है और फिर क्या बना गया है, आप कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाज, रेल की पटरियाँ, पुल बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का अगर हम देखें, ये क्या होगा आपका स्टील, तो ये क्या हो जाएगा, लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकेल, है ना, इन चारों से मिलके बना हुआ है। और हम उसको किस में यूज़ कर सकते हैं, बर्तन, शल्य चिकित्सा के उपकरण में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम कांसा का देख रहे हैं तो तांबा और टीन हम यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, मूर्तियाँ, सिक्का बनाने में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम पीतल की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, पीतल की, तो क्या क्या यूज़ होता है, तांबा और जिंक। और ये क्या होता है, बर्तन और मशीन बनाने में आपका यूज़ होता है ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज और मैग्नीशियम। प्रेशर कुकर, वायुयान, विभिन्न भाग बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो क्या क्या, तांबा, जिंक, निकल रहता है और बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मिश्र धातु क्या क्या है आपके, इस्पात, स्टेनलेस स्टील, कांसा, पीतल, ड्यूरेलियम, कार्बन और उसके अवयव, मतलब कि क्या क्या और अलग अलग धातु से मिलके वो बने हुए हैं और किस प्रकार से हम उसको अपने उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारणी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, धातुओं और अधातुओं का उपयोग। यहाँ पर हमने देखा है कि आपको यहाँ पर धातु दे दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, आपको उपयोग बताना है। तो सबसे पहले लोहा, तो लोहा कहाँ पर काम आता है, आपका रेलवे ट्रैक बनाने में काम आता है। ठीक है, ब्रिज बनाने में काम आता है। आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सोना और चांदी, सोना और चांदी किस में बनाने में काम आता है, कॉइन बनाने में काम आता है, ज्वेलरी में काम आता है ना। यहाँ पर आपका आभूषण बनाने में काम आता है। तांबा और एल्यूमिनियम कहाँ पर काम आता है, आपका वायर बनाने में काम आता है। ठीक है, तांबा और एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन आपका क्या बनाने में आता है, प्लास्टिक बनाने में काम आता है। ठीक है, आपका जिंक कहाँ पर आता है, पेंट बनाने में काम आता है, रबड़ बनाने में काम आता है आपका। ठीक है, कार्बन कहाँ पर यूज़ होता है, फॉसिल फ्यूल्स। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि धातु अधातु कैसे उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी सारणी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने सिर्फ एक उपयोग बताए हैं, आप और उपयोग भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि
कि लेड है ना, लेड आपका कहाँ कहाँ पर काम आता है, ये भी धातु है, ये भी कहाँ पर काम आएगा, वाटर पाइप बनाने में काम आता है आपका, ठीक है, आपका पेंट में यूज़ होता है, या ऐसे आदि प्रकार में यूज़ होते हैं। टाइटेनियम किस में यूज़ होता है, आपका रॉकेट बनाने में आपका इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम और सोना है ना, पतली क्या बोलते हैं, विद्युत दर्शी बनाने में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप बनाने में आपका क्या होता है, यूज़ होता है। क्लोरीन की बात करें तो वो क्या होता है, जीवाणुनाशक में यूज़ होता है। आयोडीन आपका क्या रहता है, टिंचर आयोडीन के रूप में यूज़ होता है, जो आपका क्या रहता है, रोगाणु नाशक है ना, मतलब कि रोग को मिटाने के लिए यूज़ होता है। सल्फर का उपयोग आप दवाइयाँ, बारूद, पटाखे बनाने में किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग क्या है आपका दिया हुआ है, धातु और अधातु, और उसका आप अलग अलग क्या करते हैं, उपयोग होता है ना, अलग अलग चीज़ों में उपयोग होता है। फिर जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड फिर से इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। तो उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, ठीक है, उत्कृष्ट धातु ऐसे धातु हैं जो क्या करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, किससे, पानी से, वायु से, अम्लीय से और क्षार से, है ना, वो किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं, और ऐसे धातु को हम क्या कहते हैं, उत्कृष्ट धातु कहते हैं। संचारण से आप क्या समझते हैं, संचारण क्या है, ऐसा आपका धातु है जो अपना क्या बोलते हैं, यौगिक बनाता है, यौगिक परत बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संचारण कहते हैं। और विद्युत लेपन पर धातुओं को किस प्रकार संचारण से बचाया जा सकता है, आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्रोमियम की पतली परत लगा सकते हैं किसी भी धातु से, और फिर उससे क्या कर सकते हैं, आप बचा सकते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील तथा कांसे के अवयव के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हमको स्टेनलेस स्टील और कांसे का क्या करना है, अवयव लिखना है। कांसे में हम क्या यूज़ करते हैं, आपका कॉपर यूज़ करते हैं, टीन यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में हम क्या करते हैं, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल यूज़ करते हैं। ये आपका कहाँ पर यूज़ होता है, आपका ब्रिजेस बनाने में, रेल्स बनाने में, ये आपका क्या बोलते हैं, बर्तन बनाने में उपयोग में आते हैं, ठीक है। क्लोरीन तथा टिंचर आयोडीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, क्लोरीन जीवाणुनाशक में और टिंचर आयोडीन आपका क्या बोलते हैं, रोग नाशक में क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लेड एवं मर्क्यूरी धातु के दुष्प्रभाव, पॉइजनस इफेक्ट ऑफ लीड एंड मर्क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लीड और मर्क्यूरी धातु का दुष्प्रभाव। तो लीड से हम बहुत सारे क्या बोलते हैं, पेंट्स बनाते हैं, है ना। तो वो जो पेंट्स होते हैं अगर हमारे शरीर में गलती से आ जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल रहता है ना, विषैला रहता है, क्योंकि उससे हमारे किडनी को, ब्रेन को और रेड ब्लड सेल जो रहता है उसको वो क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। अगर हम मर्क्यूरी की बात करें तो वो कवकनाशी है ना, आपका क्या बोलते हैं, कीटनाशी, और ये सब में क्या होता है, यूज़ होता है। अगर वो खेत में यूज़ हो रहा है तो वो पानी को गंदा करता है, खाने को गंदा करता है, और उसी प्रकार अगर हम वो ले लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो देख सकते हैं कि अगर हम थोड़े से ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, अगर हम लेड और क्या बोलते हैं मर्क्यूरी का सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक साबित हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कुछ टॉपिक से हट के देखते हैं। छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प है ना, मेटल स्कल्पचर ऑफ छत्तीसगढ़, कि वो कैसे किस प्रकार का यूज़ होता है धातु छत्तीसगढ़ में, है ना, किसी भी स्कल्पचर को बनाने के लिए धातु शिल्प में। तो मानव प्राचीन काल से लोहे अयस्क द्वारा लोहा अलग करने से परिचित था, है ना। तो प्राचीन काल से ही वो क्या कर सकता है, आयरन और, है ना, मतलब कि आपको जो लोहा है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वो बहुत सारे क्या रहते हैं, धातुओं उसमें मिली रहती है, उसको अलग करना रहता है। तो प्राचीन काल से ही जो मानव है उसको अयस्क द्वारा लोहा अलग करने की से परिचित हैं। तो जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रहने वाले अघरिया जाति के लोग बहुत पहले से लोहा अयस्क से लोहा प्राप्त करने की विधि जानते थे। तो वहाँ पर कहाँ है, राजनांदगांव के कौन से जिले, आपका अघरिया जाति, है ना। राजनांदगांव जिले में रहने वाले अघरिया जाति को बहुत पहले से पता था कि वो आयरन और से आयरन कैसे निकाल सकते हैं। बस्तर के लोहा शिल्पी अभी भी पारंपरिक रूप से कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अगर हम जाएंगे कहाँ, बस्तर, तो वो भी अभी क्या है, जैसे पूर्वज लोग
करते थे ना, स्कल्पचर बनाते थे, वो अभी भी देखने को आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के लोहार जाति के लोग लोहे का चूल्हा, टानिया, फरसा, कुदाल, फावड़ा, एकल, तिल, भाला, गाड़ी का पट्टा आदि बनाकर ग्राम्य जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, लोहार जाति की बात करते हैं, तो वो अभी भी क्या कर रहे हैं, लोहे से चूल्हा, टांगिया, फरसा, कुदाल आदि बनाकर क्या कर रहे हैं, जैसे गाँव में रहते हैं अपना जीवनचर्या व्यतीत करते हैं। अगर हम बस्तर के नगर नार क्षेत्र में लोह शिल्प उन्नत है। यहाँ के लोग पशु पक्षियों की खूबसूरत आकृतियाँ, कलात्मक शिल्प, स्तंभ आदि तैयार करते हैं। अगर हम बस्तर में जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, आपको लोहा शिल्प देखना, मतलब कि लोहा से बने क्या देखने को मिलेंगे, पशु पक्षियाँ, है ना, उनकी आकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी, है ना, दीप स्तंभ देखने को मिल जाएगा। वो सारे किससे करते हैं, आपके लोहे से तैयार करते हैं। बस्तर की ही घड़वा जाति की धातु शिल्प कला विश्व प्रसिद्ध है। अगर बस्तर की क्या बोलेंगे, घड़वा जाति अगर हम बोल रहे हैं तो वो कौन सा है, आपका विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इनके द्वारा बनाई हुई कलाकृतियों देश विदेश में खरीदी वह सहारी जाती है, और उनके जो कलाकृतियाँ हैं वो क्या हो रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं अदर कंट्रीज़ में भी उसको खरीदते हैं और उसको क्या करते हैं, अप्रिसिएट भी करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रायगढ़ क्षेत्र में बसने वाली जनजाति द्वारा जिस धातु शिल्प का निर्माण करती है उसे झारा धातु शिल्प कहते हैं। और वहीं पर रायगढ़ क्षेत्र में बसने वाली जो जनजाति है उसको कौन सा बोला जाता है, झारा धातु शिल्प कहते हैं। झारा शिल्पी मुख्य रूप से धातु की मूर्तियां, दीपक आदि का निर्माण करते हैं। और उन लोग क्या क्या बनाते हैं, आपका मूर्तियां बनाते हैं, दीपक बनाते हैं। ठीक है, सरगुजा में पाई जाने वाली मलार जाति द्वारा धातु शिल्प का निर्माण किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर भी आपका क्या है, सरगुजा में मलार जाति द्वारा भी आपका क्या है, धातु शिल्प निर्माण करते हैं। मुख्यतः बर्तन, चिमनी, अनाज नापने के बर्तन हैं, पशु पक्षी और देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी तैयार करते हैं। और क्या क्या करेंगे, वो लोग बर्तन बनाते हैं, चिमनी बनाते हैं, अनाज नापने का जो बर्तन रहता है उसको बनाते हैं, पशु पक्षी बनाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ आदि वो किससे करते हैं, लोहे से तैयार करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एंड आई होप कि आपको चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं है। तो चलिए एज अ रिवीजन हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले ये है कि तत्वों को धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम जानते हैं कि हम तत्वों को क्या करते हैं, धातु और अधातु में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। धातुओं में चमक, तन्यता, कठोरता, अपार्थ, कार्यता, चालकता जैसे गुण होते हैं। अगर हम धातु की बात करें, चमकते हैं, है ना, उसको आप क्या करोगे, पीटोगे तो पतले चादर में टूट जाते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपके वायर में बन जाएंगे, है ना, वो क्या करेंगे, आपके ऊष्मा और क्या बोलते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये गुण हम किस में पाएंगे, धातुओं में। अधातुएं भंगुर और कुचालक हैं। हमको पता है कि एक बार मारेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और वो क्या होते हैं, ना ही ऊष्मा के सुचालक होते हैं और ना ही आपके विद्युत के, है ना, वो क्या करेंगे, एक से दूसरे जगह प्रवाह नहीं करते, ना विद्युत को और ना ही आपका ऊष्मा को। धातुओं के दहन से क्षारीय तथा अधातुओं के दहन से अम्लीय ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अगर हम देख रहे हैं क्या, धातुएं को जलाएंगे तो हमको क्षारीय ऑक्साइड मिलेगा, है ना, बेसिक, जबकि अधातु को जलाएंगे तो हमको कैसा ऑक्साइड मिलेगा, अम्लीय ऑक्साइड मिलेगा। एल्यूमिनियम, जिंक धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। हमको पता है कि एल्यूमिनियम जिंक क्या करेगी, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। अधातुएं प्रायः अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। अगर वही हम अधातु की बात करते हैं तो वो अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अधिक सक्रिय धातु अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या है, आयरन सल्फेट है, यहाँ पर कॉपर है, तो ये कॉपर इसको हटा नहीं सकता, लेकिन जब ये कॉपर सल्फेट आयरन रहेगा तो ये आयरन इसको हटा के क्या करेगा, आपका आयरन सल्फेट बना सकता है ना। तो यहाँ पर उसका लवण है, ये कॉपर सल्फेट क्या है, उसका लवण है ना, इसी तत्व का, धातु का। लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा सक्रिय है, ये कम सक्रिय है, इसलिए उसको वो क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है। ठीक है,
सोना, चांदी और प्लेटिनम उत्कृष्ट धातुएं हैं। क्यों है? क्योंकि ना वो पानी से, ना वो वायु से, ना अम्ल और ना क्षार से वो क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, इसलिए उसको क्या धातु कहा जाता है, उत्कृष्ट धातु कहते हैं। मिश्र धातु धातुओं अथवा धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं। तो अगर मिश्र धातु क्या कर सकते हैं, या तो धातु धातु मिलते हैं या फिर धातु अधातु मिलके क्या करते हैं, मिश्र धातु का बनाते हैं। लोहे जैसी धातुओं का संचारण होता है। संचारण को रोकने के अनेक उपाय हैं, है ना। तो लोहे में क्या लगती है, जंग लगती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, संचारण बोलते हैं। और उसके लिए हम बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं, जैसे हम पेंट लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, है ना। अन्य क्या बोलते हैं, परत का धातु लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम उपयोग में ला सकते हैं संचारण को रोकने के लिए। धातुओं और अधातुओं के हमारे दैनिक जीवन में कई उपयोग हैं, जैसे हमने देखा था कि क्या क्या उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्विक रिवीजन जो था समरी टाइप का वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अब हम क्या देखेंगे, अभ्यास, है ना। यहाँ पर हम अभ्यास देखेंगे, जिसमें सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहला क्या है आपका, धातुएं का गुण नहीं है। हमने इतने सारे गुण देखे थे धातुएं के, तो गुण क्या नहीं है वो देखना है। भंगुरता, विद्युत सुचालकता, उच्च घनत्व, आघातवर्ध्यता व तन्यता। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि इसका कौन सा सही नहीं, जो सही उत्तर है वो होगा भंगुरता, क्योंकि अगर हम धातु को मारते हैं तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में नहीं बढ़ते हैं, इसलिए उसका सही उत्तर क्या होगा, भंगुरता। सेकंड है आपका सोने, चांदी और लोहे की पिनों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर किस पिन पर तांबे की परत चढ़ेगी। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो सोना और चांदी है वो तो कैसा है आपका, उत्कृष्ट धातु में आ जाता है, वो जल्दी से क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है। तो किस में चढ़ेगा आपका, बचा क्या आपका, लोहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लोहा पे क्या होगा आपका, तांबे की परत चढ़ेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों विकल्प समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किस हैलोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था किस में किया जाता है आपका, रोगाणु, है ना, रोग को हटाने के लिए। तो क्या होता है, ना ही फ्लोरीन, ना ही ब्रोमीन, ना ही क्लोरीन, है ना, वो जीवाणु के लिए होता है। रोगाणु के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन यूज़ करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, लोहे पर जंग लगता है। लोहे पे जंग कब लगेगा, केवल हवा में, केवल पानी में, या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, या हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में। तो हमने देखा था कि हमको हवा और पानी दोनों चाहिए ताकि जंग लगे। तो इसका सही उत्तर क्या है, हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उत्कृष्ट धातु है कौन सा धातु, जो रिएक्ट नहीं करता। लोहा भी करता है, तांबा भी करता है, एल्यूमिनियम भी करता है, कौन सा नहीं करता है आपका, सोना। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोना। किसे धातु या अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसे धातु और अधातु में किया जाता है, मिश्रण को, यौगिक को या तत्व को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा तत्व। हमने पहले ही पढ़ा था इंट्रो में कि तत्व है उसी को हम धातु और अधातु में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो आई होप कि आपको सही विकल्प अच्छे से समझ में आ गया होता है। तो चलिए नेक्स्ट अभ्यास की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट अभ्यास है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या है आपका, उत्कृष्ट धातुएं सामान्यता होती हैं, है ना। क्या होंगी, उत्कृष्ट धातु क्या होती है, निष्क्रिय होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, निष्क्रिय, क्योंकि वो जल्दी से किसी से भी क्या होती हैं, क्रिया नहीं करती हैं। पीटे जाने पर अधातुओं का टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है। ठीक है, हमको पता है क्या कहलाता है, भंगुरता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भंगुरता। फिर है आपका दहन के फलस्वरूप धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, दहन जब धातु का होता है तो वो कैसा ऑक्साइड बनाती है आपका, क्षार्य। हमने जस्ट अभी देखा था कि क्या बनाती है आपका, क्षार्य ऑक्साइड बनाती है। जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक है ना। जर्मन सिल्वर का क्या क्या है आपका, यहाँ पर होगा कॉपर, निकल, आयरन, सॉरी जिंक। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कॉपर, निकल, जिंक। ठीक है, अब बोला है ब्लैंक मिश्र धातु का उपयोग रेल की पटरियां बनाने में करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका आयरन एंड कार्बन। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, रेल की पटरियां बनाने में उपयोग में आते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि आपको रिक्त स्थान अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट अभ्यास देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है आपका उचित संबंध जोड़िए। ठीक है, तो उचित संबंध में क्या है, सबसे पहले ड्यूरेलुनियम है ना, तो जिसमें हमने पता था कि वो किस में उपयोग में आता है, आपका वायुयान के भाग बनाने में। स्टेनलेस स्टील किस लिए यूज़ होता है, शल्य चिकित्सा के उपकरण में। ठीक है, क्लोरीन किस लिए यूज़ होता है, आपका जीवाणुनाशक में, है ना। और आपका सोना किस लिए यूज़ होता है, आपका आभूषण बनाने में। तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।